Hello everyone, welcome to all on DJC classes. In this video, we are going to discuss about the DNA replication process in prokaryote. Replication in prokaryote. All of the DNA replicated from a particular origin of replication as a replicon. जैसे कि हम सभी जानते हैं सभी प्रकार के जो डीएनए होते हैं वो एक पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस से स्टार्ट होते हैं, रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, जिसे हम रेप्लिकॉन्स कहते हैं। ई कोलाई में केवल सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है और इसमें केवल एक ही रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है या रेप्लिकॉन्स होते हैं, जहाँ से पूरे के पूरे क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करना शुरू किया जाता है। The single replicator required for E. coli chromosomal replication is called ओराइसी। तो ई कोलाई के केस में जो सिंगल रेप्लिकेटर प्रेजेंट होता है या जिसकी ज़रूरत होती है उसे हम ओराइसी कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज़ इनिशिएशन, सेकंड इज़ इलोंगेशन, थर्ड इज़ टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब मशीनरी बाइंड करेगी, ठीक है, ओपन करेगी, रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, और क्या करेगा, प्राइमेज जो है वो प्राइमर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इलोंगेशन में क्या होगा, पॉलीमरेज थर्ड जो होगा वो आगे ये जो प्राइमर बना था उसके बाद जो थोड़ा सा डीएनए सीक्वेंस जो बनता है उसको आगे जाके इलोंगेट करवाने का काम जो होता है वो इलोंगेशन के प्रोसेस में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो थर्ड और लास्ट स्टेप जो होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। अब डीएनए जो होता है ई कोलाई का सर्कुलर होता है, हमको पता है ना। पूरा क्या हो गया, अब डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, मतलब डबलिंग हो गई। अब डबलिंग हो गई, एग्जैक्ट रेप्लिकास बन गए। अब तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेट करना मतलब जितनी मशीनरी बाइंड हुई थी रेप्लिकेशन करवाने के लिए उन सारी मशीनरी को अब हमको अनबाइंड करवाना होगा ना, ताकि ये जो प्रोसेस है वो क्या हो सके, ख़त्म हो सके, पूरा कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ओराइसी क्या होता है। तो ओराइसी हमको पता है कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और ये जो होता है 245 बेस पेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट 2 रिपीट्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं ओराइसी के फंक्शन के लिए। एक होता है 9 मोटिव जो कि 5 टाइम रिपीट्स होते हैं, मतलब 5 टाइम ये रिपीट जो होंगे वो कंटिन्यू होते हैं ओराइसी सीक्वेंस में, और ये जो होता है बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है डीएनए ए के लिए, ठीक है। दूसरा जो रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं 13 मोटिव, और ये जो रिपीट होता है 3 टाइम्स रिपीट होते हैं ओराइसी सीक्वेंस में, ठीक है। एंड ये जो होता है इनिशियल साइट प्रोवाइड करता है किसके लिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्मेशन के लिए ड्यूरिंग इनिशिएशन। तो ये जो 13 मोटिव होता है ना, यहाँ पर 80 रिच सीक्वेंस होता है, और 80 रिच सीक्वेंस हम जानते हैं कि ए और टी के बीच में जो बॉन्ड होता है, उन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि स्टेबलाइज करता है इन दोनों को, वो क्या होता है, केवल 2 होता है, जबकि जी और सी के बीच में कितना होता है, 3 होता है ना। तो जब हमको सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है डीएनए स्ट्रैंड को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा था दोनों स्ट्रैंड को, उसको हमको ब्रेक करना होगा, है ना। तो 80 रिच जो सीक्वेंस होता है उसमें केवल 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो उसको ब्रेक करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो 13 इसीलिए इसे मेल्टिंग साइट भी कहा जाता है। इनिशिएटर प्रोटीन परफॉर्म एटलीस्ट 2 डिफरेंट फंक्शन ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इनिशिएटिंग प्रोटीन जो होता है फर्स्ट जो फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या करता है, रेप्लिकेटर डीएनए से प्रोटीन को बाइंड करवाता है, या ये जो बाइंडिंग होती है वो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट से होती है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, इनिशिएटर प्रोटीन जो होता है एडिशनल फैक्टर से इंटरेक्ट करता है जो कि रेप्लिकेशन इनिशिएशन करवाने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि रेप्लिकेशन होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो हमको पता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, टेम्पलेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। टेम्पलेट नहीं होगा तो फिर रेप्लिकेशन होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसका नेचर कैसा होता है, ये एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल मतलब अगर एक जो है स्टैंड वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, तो दूसरा कैसा होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा, है ना। इस तरह से क्या होता है, एंटी पैरेलल नेचर होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। अब इसमें जब
मेल्टिंग स्टार्ट होती है या फिर हम क्या कहेंगे कि जो ओपनिंग स्टार्ट होती है, अनबाइंडिंग स्टार्ट होती है, वो कहाँ से होती है, तो स्पेसिफिक सीक्वेंस से होती है जिसको हम ओराई-सी कहते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब देखो ओराई-सी से मेल्टिंग स्टार्ट हुई, मेल्टिंग स्टार्ट होने के बाद क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। और इसी रेप्लिकेशन फॉर्क में जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। अब देखो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो ओपन एरिया दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दो रेप्लिकेशन फॉर्क दिख रहा होगा, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये। ठीक है, तो दो रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट में क्या होते हैं, दो रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं। और ये जो रेप्लिकेशन का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब एक जो मशीन है वो इधर जाएगा, दूसरा जो होगा इधर जाएगा। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड क्या होते हैं, है ना। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस जो स्ट्रैंड होते हैं वो हम किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, जो न्यू सिंथेसिस हो रही है उसके रेफरेंस में बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे टेम्पलेट की, ठीक है, जैसे कि ये हो गया 5' यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 3' दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये टेम्पलेट हो गया। तो देखो अब क्या होता है, यहाँ पर टेम्पलेट जो है 5' to 3' डायरेक्शन में है ना। अब हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस से क्या होगा, स्टार्ट होगा मेल्टिंग। अब मेल्टिंग स्टार्ट हो गया तो दो स्ट्रैंड बन गया, यहाँ पर दो हमको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिख गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, मशीनरी बाइंड करेगा। तो ये वाला 5' डायरेक्शन है, ये वाला 3' डायरेक्शन है, तो ये वाला भी 5' हो जाएगा और ये वाला भी 3' हो गया। हमने शॉर्ट सीक्वेंस में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब हम कह रहे हैं कि रेप्लिकेशन डाई डायरेक्शनल होता है, मतलब इधर से भी होगा इधर से भी होगा, है ना, दोनों तरफ से होगा। एक जो होगा क्लॉकवाइज चलेगा, दूसरा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, तो दोनों ही डायरेक्शन में होगा, वैसे ही इधर भी होगा ये वाले में, है ना। तो देखो अब क्या होता है, अब जो है ये वाला क्या हो गया, ये जो स्ट्रैंड है टेम्पलेट जो है वो 5' to 3' हो गया, है ना। न्यू जो सिंथेसिस होनी है स्ट्रैंड की वो कैसी होगी, 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि एंटी पैरेलल नेचर होता है ना। तो देखो यहाँ पर जब मशीनरी बाइंड करेगी, पहले कौन बाइंड करेगा, प्राइमेज बाइंड करेगा। प्राइमेज बाइंड करके क्या करेगा, प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, है ना। उसके बाद कौन आएगा, डीएनए आएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, उसको इलोंगेट करवाते चलेगा, है ना। अब देखो ध्यान से देखते रहना, देखो ये हो गया हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो ये क्या हो गया, अनफोल्डिंग जो हो रही है यहाँ से हो रही है ना, मतलब ये आगे प्रोसीड हो रहा है ना, आगे प्रोसीड हो रहा है। अब ये बाइंड किया प्राइमर यहाँ से, बाइंड करने के बाद ये इसको इलोंगेट करवाने का काम कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज एक बार बाइंड हुआ तो उसको तो रास्ता मिल ही रहा है ना, उसको बीच में रुकने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो ये जो स्टैंड होगा वो क्या करेगा, कंटिन्यू ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक टर्मिनेशन साइट नहीं आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये क्या करेगा, कंटिन्यूअस अपना जो स्टैंड है न्यू स्टैंड उसका सिंथेसिस करवाएगा। कंटिन्यूअस एडिंग होते रहेगी किसका, जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स है उसका। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं कौन से वाले को, ये वाले को ना, ये वाला का ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला, ये जो होगा ये कैसे होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपको जो शॉर्ट से फ्रेगमेंट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर छोटा छोटा जी ये दिख रहा है ना शॉर्ट सेगमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। अब ये डिसकंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं इसको भी देखो। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर देख लिया कि ये 5' to 3' हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये फिर से 5' to 3' हो जाएगा, है ना। अब जो मशीनरी बाइंड करेगा वो फर्स्ट टाइम कहाँ से बाइंड करेगा, जहाँ पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहीं से बाइंड करेगा, है ना। अब देखो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया, ये 5' हो गया, यहाँ पर जो है ये 5' हो गया और ये वाला क्या हो गया, 3' हो गया। अभी हमें सिंथेसिस किसका किस डायरेक्शन में करवाना है, 5' to 3' डायरेक्शन में करवाना है ना। तो ये क्या होगा, हेलिकेज कुछ को ओपन करेगा, मतलब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको अनबाइंड किया। अनबाइंड करने के बाद ये यहाँ से क्या होगा, प्राइमर पहले बाइंड करेगा, है ना। प्राइमर बाइंड किया, प्राइमेज बाइंड करेगा, बाइंड करके वो क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज को कहेगा कि तुम एक्सटेंड करो इस वाले सेगमेंट को। ठीक है,
अभी एक्सटेंड कर रहा है, इधर हो गया, ये हो जाएगा, ये एक पॉइंट आएगा यहाँ से, यहाँ पास आने के बाद ये अपना एक्सटेंड करना ख़त्म कर देगा। क्यों? क्योंकि इतना ही स्पेस क्या क्या था वहाँ पास, खाली था, है ना, जिसको उसको क्या करना था, पूरा कंप्लीट करना था, वो कंप्लीट कर दिया। अब क्या होगा, मैंने ही बताया कि इधर से ओपनिंग होते चलेगा, एक हेलिकेज इधर से ओपनिंग करते हुए चलेगा, दूसरा क्या करेगा, इधर से ओपनिंग करते हुए चलेगा, है ना। तो यहाँ पर तो सिंथेसिस हो गई। अब बचा क्या, ये वाला भी ओपन हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्टैंड को भी पूरा क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मशीनरी थी ना, ये तो अपना काम कर ही रही है। अभी जब ओपन होगा तो एक प्राइमेस यहाँ पास भी आएगा और यहाँ पास आके भी क्या करेगा, ये अपना प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ, फिर डीएनए पॉलीमरेज आकर इसको क्या करेगा, एलोंगेट करेगा, है ना। इस तो ये जो जब जब ये आगे बढ़ेगा, ये जो स्टैंड है वो जब जैसे जैसे प्रोसीड होगा, ये जो प्रोसेस होता है वो बार बार रिपीट होता है। रिपीट होने के कारण और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या होता है, ये जो सेगमेंट होते हैं छोटे छोटे स्ट्रेच के फॉर्म में बनते हैं, है ना। ये जो न्यू सिंथेसिस हो रहा है वो कैसे बन रहा है, छोटे छोटे सेगमेंट्स के फॉर्म में बन रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूअस या ओकाजाकी या फिर लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लीडिंग और लैगिंग किसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, और ओकाजाकी फ्रैगमेंट किसको बोलते हैं। आई होप मैं आप लोगों की डाउट क्लियर करने में सक्षम हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें होती है ना प्रोकैरियोट्स में। तो जो स्टेप्स की बात करते हैं कि रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में मतलब कितने स्टेप्स में होता है। तो फर्स्ट क्या होगा, हमने देखा कि जो इनिशिएटर प्रोटीन होता है डीएनए ए, ये बाइंड करेगा कहाँ से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। इसके पास दो बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, दो बाइंडिंग डोमेन होता है, एक जो होता है 9 मर से बाइंड करता है, दूसरा जो होता है 13 मर से बाइंड करता है। पहली जो बाइंडिंग होती है वो 9 मर से होती है। ठीक है, सेकेंड टाइम जब बाइंडिंग होगा, मतलब पहले 9 मर से बाइंड करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, 13 मर से बाइंड करेगा। 13 मर से जब वो बाइंड करता है ना, तो उसके साथ साथ कौन बाइंड करता है, डीएनए ए के साथ साथ एटीपी भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। और ये जो एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, ये प्रमोट करती है किसको, अनबाइंडिंग को। ठीक है, अनबाइंडिंग को प्रमोट करती है, मतलब जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में था, है ना, ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में था। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अनबाइंड करते हुए चलेगा, थोड़ा सा अनबाइंड करेगा ना, मतलब थोड़ा सा खोलते हुए चलेगा, एटलीस्ट स्टार्ट तो करेगा ना। तो क्या करेगा, ये स्टार्ट करना यहाँ से स्टार्ट कर मतलब खोलना यहाँ से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब खुलना स्टार्ट हो गया तो क्या करेगा ये आगे, ये ना स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, किसका, सिंगल स्टैंड फॉर्म। ये यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इतना देखो, ये वाला जो होगा वो कैसे हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, है ना, ये वाला। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या करेगा, स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करने का काम करेगा। अब ये स्ट्रक्चर जो चेंजेस होती है ना, ये क्या करेगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग थी ये वाले स्टैंड और ये वाले स्टैंड के बीच में, उसको इनहिबिट करने का काम करेगा। मतलब ये पूरा जो ओपन हुआ है, ये फिर से अनिल नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह से काम करवाने का काम कौन करता है, डीएनए ए करता है। ठीक है, आफ्टर द इनिशिएटर हैज़ बाउंड टू ओराई सी एंड अनबाउंड द 13 मर डीएनए, द कॉम्बिनेशन ऑफ a single stranded DNA and DNA A recruit a complex of two proteins, the DNA helicase that is DNA B and helicase loader that is DNA C। ठीक है, तो जैसे ही इनिशिएटर का बाइंडिंग होता है, इनिशिएटर मतलब डीएनए ए की बात कर रहे हैं ना, डीएनए ए की जैसे ही बाइंडिंग होगी, अनबाइंडिंग हो गया किसका, 13 मर का। 13 मर क्या होता है, 80 रिच सीक्वेंस होता है, हमने बात किया था, है ना। तो देखो तो क्या होगा, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डीएनए ए का, ये जो होता है ये रिक्रूट करवाता है हेलिकेज को और हेलिकेज लोडर को। ठीक है, देखो यहाँ पर डीएनए हेलिकेज लोडर क्या काम करता है, तो डीएनए हेलिकेज लोडर जो होता है वो हेलिकेज प्रोटीन रिंग को ओपन करने का काम करता है, और जैसे ही ये ओपन होगा उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अराउंड प्लेस कर देता है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था कि जो हेलिकेज होता है वो कैसा होता है, हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है ना। हेक्सामेरिक प्रोटीन मतलब ये 6 जो
सब यूनिट होते हैं उससे मिलकर बनाता होता है ना। और 6 सब यूनिट किस फॉर्म में रहता है, रिंग के फॉर्म में रहता है। तो पहले क्या करेगा, उस रिंग को खोलना पड़ेगा, खोल देंगे तभी उसको प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। तो वो काम जो होता है वो कौन करता है, हेलिकेज लोडर करता है। साथ ही साथ हेलिकेज लोडर जो है वो एक्टिवेशन करवाने में भी हेल्प करता है किसका, डीएनए हेलिकेज का, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि डीएनए हेलिकेज जो होता है, यही जो होता है वो क्या करता है, प्राइमेज को, डीएनए हेलिकेज जो होता है वो प्राइमेज को रिक्रूट करवाता है। और ये जो प्राइमेज है वो प्रत्येक टेम्पलेट पर आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। जैसे ही आरएनए प्राइमर बनता है, हेलिकेज लोडर जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है हेलिकेज से, ठीक है। अब हेलिकेज रिलीज़ हो जाता है, हेलिकेज लोडर जैसे ही रिलीज़ होता है, हेलिकेज का एक्टिवेशन हो जाता है और ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हेलिकेज मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, जितने भी बचे हुए डीएनए ए थे जो कि बाइंड किए थे, है ना, वो सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि न्यूली सिंथेसाइज्ड प्राइमर एंड हेलिकेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्लैंप लोडर कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम ऑफ ईच होलो एंजाइम। तो हमने बात किया था प्रीवियस वीडियो में कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है यही मेन एंजाइम होता है ना, यही मेन एंजाइम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। अब इसका एक कंपोनेंट होता है क्लैंप लोडर, ठीक है। यही जो होता है ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, प्राइमर और हेलिकेज को, ठीक है। जैसे ही रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद ये जो होता है लोड करवा देता है होलो एंजाइम दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को, और यहाँ से फिर स्टार्ट होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो, ठीक है। आफ्टर ईच डीएनए हेलिकेज हैज़ मूव्ड अप्रॉक्स 1000 bases, a second RNA primer is synthesized on each lagging strand of the template and a sliding clamp is loaded. तो अब हम डायग्राम से देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो हम बात किए थे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो ओराइसी से स्टार्ट होता है ना। अब ओराइसी में 3 जो होता है 13 मर सीक्वेंस होता है जो कि 80 रीच होता है, और 5 जो होता है वो कैसे होता है, 9 मर सीक्वेंस होता है। इस 9 मर सीक्वेंस से डीएनए ए और एटीपी जो होगा वो बाइंड करेगा। जैसी ही बाइंडिंग होगी, देखो स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसे हो जाएगा, चेंज हो जाता है, चेंज होगा। अब ये क्या होता है, डीएनए ए के पास 2 डोमेन होते हैं, एक जो होता है वो 9 मर से बाइंड करता है, दूसरा जो होता है वो 13 मर से बाइंड करता है। जैसे ही इन दोनों की बाइंडिंग होगी 13 मर से मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है ना। मेल्टिंग स्टार्ट हुई, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया। जैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अब क्या करेगा, हेलिकेज और हेलिकेज लोडर ये आएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिक्रूट हो जाएंगे। देखो रिक्रूट हो गए, है ना। जैसे ये रिक्रूट हो गए, अब रिक्रूट होकर ये क्या करेंगे, प्राइमेज को भी रिक्रूट करवाएंगे। प्राइमेज आया, आके यहाँ पर बाइंड कर लिया, ठीक है। प्राइमेज आया, आके बाद इसके बाद क्या कर रहा है, प्राइमर का फॉर्मेशन कर रहा है ना। देखो यहाँ पर प्राइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, एक इधर, यहाँ पर डायरेक्शन का ख्याल रखना ना, एक जा रहा है इधर इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा किस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है ना। मतलब फॉर्क जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर हुआ। यहाँ पर डायरेक्शन का ध्यान रखना, ये वाला जो स्टैंड है ऊपर वाला ये 3 प्राइम है, और ये वाला कैसे है 5 प्राइम, ये वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। मतलब जो टेम्पलेट है वो कैसा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ना। तो अगर ये बात करेंगे तो ये वाला जो सेगमेंट होगा वो क्या बनाएगा, डिसकंटिन्यूअस बनाएगा, और ये वाला जो होगा वो कैसे बनाएगा, कंटिन्यूअस बनाएगा, है ना। क्योंकि हमको सिंथेसिस कैसे करवानी है, न्यू स्टैंड की 5 प्राइम टू 3 प्राइम करवानी है, ठीक है। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना आप लोग। अब देखो जैसे ही क्या हो गया, प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया, प्राइमर बना, ये जो हेलिकेज लोडर था वो रिमूव हो गया। जैसे ही ये रिमूव हुआ, हेलिकेज अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब हेलिकेज का एक्टिवेशन हो गया, है ना। अब इसको रिकॉग्नाइज करेगा कौन, मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, होलो एंजाइम है, इसमें ये जो ब्लू वाला सेगमेंट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्लैंप लोडर बोलते हैं। अब ये क्लैंप लोडर जो होता है ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, ये जो आरएनए बना है उसको। जैसे ही रिकॉग्नाइज करेगा ये लोड कर लेगा, ठीक है। लोड करेगा, लोड करवाने के बाद ये आगे का प्रोसेस, मतलब डीएनए का जो फॉर्मेशन है
उसको एक्टिवेट करवा देगा, है ना, मतलब उसको ऑन करवा देगा। तो डीएनए क्या करेगा, अब डीएनए ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला जो होगा लीडिंग स्ट्रैंड होगा, ये वाला जो होगा लैगिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये आगे प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। अब ये कंटिन्यूएशन जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलोंगेशन बोलते हैं। इलोंगेशन किसके थ्रू होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 के थ्रू होता है, ठीक है। देखो ये इलोंगेट कर रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रहा है वो कैसे बन रहा है, यहाँ पर बना है ना, ये बन गया, यहाँ पर ओपन हो रहा है, फिर से ओपन कर रहा है ना। जैसे ही ओपन हुआ देखो यहाँ पर क्या हो गया, फिर से एक प्राइमेज जो होगा वो लोड हो गया। देखो यहाँ पर ये वाले में अब क्या हो गया, प्राइमेज फिर से लोड हो गया, लोड हुआ, फिर से वो क्या करेगा, जैसे ही लोड हुआ प्राइमर का फॉर्मेशन किया। प्राइमर का फॉर्मेशन करने के बाद ये जो पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज का एक जो सब यूनिट है वो क्या कर रहा है, इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, रिकॉग्नाइज कर रहा है। और इस तरह से क्या कर रहा है, इस तरह से ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक और अच्छा ये डायग्राम है जहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये 5 प्राइम डायरेक्शन है और ये 3 प्राइम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये डीएनए हेलिकेज दिख रहा है जो कि ओपन करते हुए चल रहा है। ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, एसएसबी प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है जो कि प्रोटेक्ट करे सिंगल स्ट्रैंड को, है ना। ये वाला स्ट्रैंड जो है ये लैगिंग स्ट्रैंड है और ये वाला जो है वो कैसा है, लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। ये जो है पूरा कंटिन्यूएशन में है ना, कि कैसे कैसे हो रहा है। तो आप लोग को समझ में आया होगा आई होप। जैसे पूरा सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है, ये प्राइमर जो है ना, यहाँ पर जो प्राइमर दिख रहे हैं, ये जो प्राइमर दिख रहा है, इन प्राइमर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अब प्रोकैरियोट्स में इस प्राइमर को रिमूव किसके थ्रू किया जाता है, तो किसके थ्रू किया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के थ्रू किया जाता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू जो प्राइमर्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं और रिमूव करके जो सेगमेंट बच जाते हैं वहाँ फिर से डीएनए पॉलीमरेज 3 के थ्रू डीएनए का एडिशन किया जाता है। फिर लाइगेज के थ्रू उस जो गैप है, जो नीकिंग है, उसको सील कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरे डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है ना, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेशन भी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे उसको, है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्पेसिफिक लोकस में होता है, ठीक है। देखो अभी एक फोर्क यहाँ से जा रहा है, दूसरा फोर्क कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो ये दोनों फोर्क आपस में जहाँ पर मिलते हैं, है ना, जहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर एक साइट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टर साइट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, टर साइट बोलेंगे। अब ये टर साइट ही जो होता है यहाँ पर क्या, टर साइट से टस प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है टस प्रोटीन। ये टस प्रोटीन बाइंड करता है और ये बाइंडिंग जो होता है हेलिकेज को पास आउट होने से रोकता है। जैसे ही ये हेलिकेज को रोकेगा, हेलिकेज जो होता है वो क्या हो गया, अनलोड हो गया, पूरी मशीनरी जो होगी वो अनलोड हो जाएगी और इस तरह से टर्मिनेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। टोपो आइसोमरेज 2 जो होता है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीकैटिनेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर and subscribe our